नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की बुक ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें हमने सल्तनत काल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें अब हम प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रांतीय राज्यों के बारे में हमने थ्योरी की क्लास पीछे 2 क्लासेस लगाई थी नाथ प्रियदर्शन की बुक से। आज हम उन्हीं चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्लास करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो आप अंत तक क्लास देखना। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, उसका जवाब दिया जाएगा। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि हरिहर एवं बुक्का, हरिहर व बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। इसकी स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया। बाद में यह उजड़ गया। 17वीं 18वीं शताब्दी तक 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह नष्ट हो गया। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा और दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। इन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। हम्पी नाम की उत्पत्ति यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा नाम से हुई है। कर्नाटक साम्राज्य, इतिहासकार जहाँ इस साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कॉलिन मैकेंजी को। द नंबर ऑप्शन। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए। मैकेंजी ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करवाया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कॉलिन मैकेंजी 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अभियंता तथा पुराविद थे। एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। कर्नल कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। वे इस पद पर 1821 में अपनी मृत्यु तक बने रहे। ब्रिटिश शासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिणी भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कुदिरे चेटी किन्हें कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में कुदिरे चेटी किन्हें कहा जाता था? तो यह कहा जाता था घोड़ों के स्थानीय व्यापारियों को। इस काल में युद्ध कला अश्वसेन पर आधारित होती थी। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया गया। कुदिरे चेटी व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नरपति नरपति जो विजयनगर के राय शासक थे। दूसरे नंबर पर है गजपति गजपति जो उड़ीसा के शासक थे। और तीसरे नंबर पर है अश्वपति अश्वपति जो दक्कन के सुल्तान थे। बी, ए और सी। ए नंबर ऑप्शन। गजपति गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी।
15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। अश्वपति घोड़ों के स्वामी दक्कन के सुल्तानों को कहा गया। नरपति लोगों के स्वामी विजयनगर के रायों को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर में निम्नलिखित शासक वंशों का सही क्रम क्या है? विजयनगर में निम्नलिखित शासक वंशों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा संगम वंश। संगम वंश जो हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुका के पिताजी का नाम था संगम। इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा संगम वंश और संगम वंश ही सबसे अधिक समय तक इसने शासन किया था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा सुलु वंश। सुलु वंश जो विजयनगर के जो 4 वंश थे, इन चारों वंशों में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा तुलु वंश और सबसे अंतिम में जो वंश आएगा वो आएगा अराविडु वंश या अराविदु वंश। तो 3, 2, 4 और 1 द नंबर ऑप्शन। पहला संगम वंश। संगम वंश जिसने 1336 से लेकर 1485 तक लगभग 150 वर्षों तक इसने शासन किया था, 149 वर्ष, जिसकी स्थापना हरिहर और बुका ने की थी और इसके अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय। दूसरा वंश सुलु वंश जिसने 1485 से लेकर 1503 तक मात्र 18 वर्ष ही इन्होंने शासन किया था। स्थापना सुलु नरसिंह के द्वारा और इसके अंतिम शासक थे इमादी नरसिंह। ये सैनिक कमांडर थे और संगम वंश को उखाड़कर शासन संभाला। ये 1503 तक सत्ता में रहे। कुछ स्रोतों में 1504 है। इसके बाद तुलुओं ने इनका स्थान ले लिया। तीसरा वंश तीसरा वंश तो तुलु वंश। तुलु वंश 1503 से लेकर 1565 ईस्वी तक इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई और इसके अंतिम जो शासक थे वो थे सदाशिव राय। कृष्णदेवराय तुलु वंश से ही संबंध था। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण कर एक राजकीय वंश अराविडु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। 1543 से 67 तक कृष्णदेवराय का पुत्र सदाशिव शासक था, लेकिन वास्तविक सत्ता इसके हाथ में नहीं थी। सबसे अंतिम वंश है अराविडु वंश, 1570 से 1672 ईस्वी। सदाशिव राय की हत्या करने के बाद राम राय का भाई तिरुमल शासक बना और अराविडु वंश की स्थापना की। 1567 में ही विभिन्न सिक्कों और अभिलेखों से तिरुमल के स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने के संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कृष्णदेवराय के बाद विजयनगर का शासक बना? कृष्णदेवराय के पश्चात विजयनगर का शासक कौन बना था? तो कृष्णदेवराय के पश्चात बना अच्युत देवराय। अच्युत देवराय 6 नंबर ऑप्शन। कृष्णदेवराय ने 1524 में अपने 6 वर्षीय पुत्र तिरुमल को युवराज घोषित किया, लेकिन 8 महीने के भीतर बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। नुनीज के अनुसार सालुतिम और उसके पुत्रों को जहर देने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 वर्ष पश्चात सालुतिम का एक पुत्र जेल से भागने में सफल हुआ और विद्रोह किया, लेकिन पुनः पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। परिस्थितियों को देखते हुए इस्माइल आदिल शाह ने रायचूर पर धावा बोल दिया, लेकिन कृष्णदेवराय ने उसे सबक सिखाते हुए बेलगांव पर कब्जा कर लिया। 1529 के अंतिम महीनों में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। कृष्णदेवराय ने अपने सौतेले भाई अच्युत को उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि कृष्णदेवराय का पुत्र उस समय मात्र 18 माह का था। लेकिन अच्युत के शासक बनने को कृष्णदेवराय के दामाद रामराय ने चुनौती दे दी। वह अपने 18 माह के साले को शासक बनाना चाहता था। अंततः अच्युत राय ने रामराय को सरकार में हिस्सा देकर शांति स्थापित की और 1530 में विजयनगर का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजयनगर का कौन सा शासक तुलु वंश का नहीं है? इसमें से कौन सा शासक है जो तुलु वंश का शासक नहीं है? तो इसमें वीर नरसिंह, सदाशिवराय और वेंकट प्रथम, ये तीनों तुलु वंश के देवराय प्रथम। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी। नरसा नायक के बेटे वीर नरसिंह ने सालू वंश के अंतिम शासक इमाडी नरसिंह की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह के बाद नरसा नायक के दूसरे पुत्र कृष्णदेवराय ने
कृष्णदेवराय ने सालुतिम के सहयोग से 1509 में विजयनगर का शासन संभाला। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई अच्युत देवराय ने शासन संभाला। 1542 में अच्युत की मृत्यु के बाद उसका आवश्यक पुत्र वेंकट प्रथम या वेंकटाद्रि शासक बना, लेकिन वास्तविक ताकत उसके मामा सलकराजु तिरुमल के हाथ में थी। वेंकट प्रथम की मां वर्दम्बिका वेंकट को अपने भाई तिरुमल के प्रभाव से मुक्त करवाने का परिणाम यह हुआ कि वेंकट व अन्य संभावित उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी। सिर्फ गट्टी के किले में रह रहा अच्युत का भतीजा और रंगा का बेटा सदाशिव उत्तराधिकारी का दावा करने से बचा। सलकराजु तिरुमल ने रामराय और उसके भाइयों के आक्रमण के बचाव के लिए इब्राहिम आदिल शाह को आमंत्रित कर विजयनगर का राज्य सौंप दिया। रामराय और उसके सहयोग ने समझदारी से काम लेते हुए तिरुमल को भरोसा दिलाया कि अगर वे आदिल शाह को यहाँ से वापस भेज दे तो वे सब तिरुमल को ही शासक बनाकर हर संभव सहयोग करेंगे। यह तरकीब काम कर गई और तिरुमल ने आदिल शाह को 50 लाख हुण देकर वहां से जाने को राजी कर लिया। उसके जाने के बाद रामराय के नेतृत्व में विजयनगर पर धावा बोल दिया गया और तिरुमल को परास्त कर उसे मार डाल दिया। रामराय ने सदाशिव को गट्टी से बुलाकर 1543 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना दिया। 1543 से 67 तक शासक रहे सदाशिव के काल में वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री रामराय के हाथों में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1512 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विजयनगर ने रायचूर दोआब हासिल किया? 1512 में किसके नेतृत्व में विजयनगर ने रायचूर दोआब हासिल किया था? कृष्णदेवराय के नेतृत्व में। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तुलु वंश के थे। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता साम्राज्य का विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी के काल में 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया। 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों का दमन किया तथा 1520 ईस्वी में बीजापुर सुल्तान को बुरी तरह परास्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के युद्ध में किस सुल्तान को पराजित किया था? कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के युद्ध में कौन से सुल्तान को पराजित किया? कुली कुतुब शाह। बे नंबर ऑप्शन। सन 1509-10 में कृष्णदेवराय की कठिनाइयों का लाभ उठाकर बिदर के सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। विजयनगर की सेनाओं ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया और इस युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल मारा गया। यूसुफ आदिल की मृत्यु से बीजापुर में अव्यवस्था फैल गई क्योंकि यूसुफ का उत्तराधिकारी इस्माइल बालक मात्र था। अतः कृष्णदेवराय ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर 1512 ईस्वी में रायचूर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने बिदर पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को ब्रीद के चुंगल से मुक्त कर पुनः सिंहासनारूढ़ किया और यवन राज्य स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया। इसके बाद कृष्णदेवराय ने उन उमतूर के सामंत शासक गंगराज को पराजित कर श्रीरंगम और शिव सुंदरम पर अधिकार कर लिया। 1513 से 18 ईस्वी के मध्य कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्र गजपति से 4 बार युद्ध किए। इन चारों युद्धों में गजपति सेनाएं पराजित हुई और अंततः विजयनगर की सेनाएं गजपतियों की राजधानी कटक तक जा पहुंची। पूर्णतः परास्त होने के बाद गजपति नरेश ने संधि की याचना की और अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय के साथ कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में कृष्णदेवराय ने कृष्णा के उत्तर में उड़ीसा के विजित प्रदेश गजपति नरेश को वापस कर दिए। कृष्णदेवराय की उड़ीसा में व्यवस्था का लाभ उठाकर गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के किलों पर अधिकार कर लिया। कुतुब शाही सेना ने विजयनगर के कोंडविदु के किले पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा का दमन करने के लिए कृष्णदेवराय ने सालुतिम को भेजा, जिसने कुतुब शाही सेना को बुरी तरह पराजित किया। गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वोक्त प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल ने रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया।
कृष्णदेवराय ने आदिल की शाही सेनाओं को अनेक स्थानों पर पराजित किया। बीजापुर से वापस लौटती हुई विजयनगर की सेनाओं ने गुलबर्गा पर पुनः आक्रमण किया और गुलबर्गा के किले में कैद 3 बहमनी शहजादों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार 1520 ईस्वी तक कृष्णदेवराय ने विजयनगर के सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है? कृष्णदेवराय के बारे में कौन-कौन से सही कथन है? पहला कि अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम या नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी, तो यह सही है। इसकी माँ का नाम नागला देवी था, उन्हीं के नाम पर नगलपुरम नाम की स्थापना की थी। शासन कला से संबंधित अमुक्त मल्यद ग्रंथ की रचना की। इसने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। इसकी मृत्यु 1529 में हुई थी। तो चारों ही ऑप्शन सही है। द नंबर ऑप्शन। कृष्णदेवराय 1509 से 29 ने विजयनगर के समीप अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नामक नगर की स्थापना की। तेलुगु भाषा में शासन कला के विषय में अमुक्त मल्यद की रचना की। अमुक्त मल्यद में वे लिखते हैं कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए। उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देशों में उतरना पड़ता है, भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों को हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे तोहफे व उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर उसके साथ और अपने साथ संबंध करना चाहिए। ऐसा करने पर यह वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? हाँ, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। 6 नंबर ऑप्शन। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। अराविडू राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी, तिरुपति के समीप से शासन किया। यह रामराय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि अमर नायक विजयनगर साम्राज्य के सैनिक कमांडर की तरह होते थे। दूसरा, राय या शासक द्वारा इन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। राजा द्वारा इनका स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। राजा इनका स्थानांतरित कर सकता था। 6 नंबर ऑप्शन गलत है। ये वर्ष में कम से कम एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे। तो द नंबर भी सही है। 6 नंबर इसका गलत होगा। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। संभवतः इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए। अमरनायक विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय या शासक द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायक किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों, हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी-कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण राज्य के ढांचे का तेजी से विघटन होने लगा। अ,
अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की? कौन से यात्री ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की थी? और डोमिंगो पेस ने। डोमिंगो पेस निकोलो दे कांटी नामक इटालियो व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत, अफानासी निकेतन नामक रूस का एक व्यापारी ने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्राएं की थी। दुआर्ते बारबोसा जो पुर्तगाल का था, डोमिंगो पेस यह भी पुर्तगाल का, फर्नाओ नुनीज यह भी पुर्तगाल का, इन सभी ने 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। डोमिंगो पेस द्वारा किए गए विजयनगर शहर का वर्णन इस शहर का पूरा परिमाप में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहां से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विजयनगर से संबंधित नहीं है? कौन सी संरचना विजयनगर से संबंधित नहीं है? हेरिया नहर, और इसके अलावा कमलपुरम जलाशय और महानवमी डिब्बा, ये तीनों विजयनगर में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधित संरचनाओं में से एक हेरिया नहर के भग्नावशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित करवाया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी नहर और कुल्य का निर्माण करवाया? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी नहर और कुल्य का निर्माण करवाया? तो यह करवाया था देवराय प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रजाक समरकंदी ने विजयनगर की सुरक्षा के लिए प्राचीर में कितनी पंक्तियों का उल्लेख किया था? अब्दुल रजाक समरकंदी ने विजयनगर की सुरक्षा के लिए प्राचीर की कितनी पंक्तियों का उल्लेख किया था? 7 पंक्तियां। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट या कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रजाक किलेबंदी में बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। दुर्ग से न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया। किलेबंदी के बारे में अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास है। पेश कहता है कि पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है जहां वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर के आवासों के संबंध में कहता है कि लोगों के आवास छप्पर के हैं फिर भी सुदृढ़ है और लंबी गलियों में व्यवस्थित है? कौन सा यात्री विजयनगर के आवासों के बारे में कहा कि लोगों के आवास छप्पर के हैं फिर भी सुदृढ़ है और लंबी गलियों में व्यवस्थित है? तो यह कहा था दुआर्ते बारबोसा ने। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को किस यात्री ने संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा था? डोमिंगो पेंस ने। ए नंबर ऑप्शन। राज्य के केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था, जिसमें 60 से अधिक मंदिर भी थे। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र से सबसे विशाल है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। डोमिंगो पेस सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है। सभा मंडप मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए
इसमें दूसरी मंजिल, जो इन स्तंभों पर टिकी थी, तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। महानवमी डिब्बा शहर के ऊंचे स्थानों में से एक स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। महानवमी डिब्बा पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले एक दिन के हिंदू त्योहार, जिसे नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नाम से जाना जाता है, अर्थात महानवमी, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान नवां दिवस, के अवसर पर निष्पादित किए जाते हैं। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विजयनगर के राजकीय केंद्र से संबंधित नहीं है? कौन सी संरचना विजयनगर के राजकीय केंद्र से संबंधित नहीं है? हजारराम मंदिर, लोटस या कमल महल और हाथियों का अस्तबल, ये तीनों विजयनगर में है। एरातेश्वर मंदिर, एरातेश्वर मंदिर है जो तमिलनाडु के कुंभकोणम के दारा समुद्र में स्थित प्रसिद्ध चोलकालीन मंदिर है। तो ये एरातेश्वर मंदिर है जो विजयनगर से संबंधित नहीं है। विजयनगर के राजकीय केंद्र में कमल महल के नजदीक ही हाथियों का अस्तबल है। राजकीय केंद्र के कई धार्मिक केंद्रों में से एक हजारराम मंदिर, मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्यांश भी उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासक किसकी ओर से शासन करने का दावा करते हैं? विजयनगर के शासक किसकी ओर से शासन करने का दावा करते हैं? विरूपाक्ष की ओर से। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध उपाधि हिंदू सुल्तान का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है हिंदू सुल्तान। विरूपाक्ष मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का है, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातर देवी पंपा देवी ने तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी भाग की पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस सुल्तान ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और दहेज में तुंगभद्रा दोआब स्थित बंकापुर भेंट किया? वो विजयनगर के किस सुल्तान ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और दहेज में तुंगभद्रा दोआब स्थित बंकापुर भेंट किया था? तो देवराय प्रथम ने। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ समय तक अनिश्चित स्थिति बनी रही। इसके पश्चात देवराय प्रथम, जो 1404 से 1422 तक शासन किया था, विजयनगर के राज सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल के आरंभ में तुंगभद्रा दोआब के लिए पुनः लड़ाई शुरू हो गई। बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के हाथों वह पराजित हुआ और उसने उसे युद्ध हर जाने के रूप में 10 लाख स्वर्ण, मोती और हाथी देने पड़े। वह बहमनी सुल्तान के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने के लिए भी सहमत हो गया और सभी भावी झगड़ों को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने सुल्तान को दहेज के रूप में दोआब में स्थित बंकापुर भी दे दिया। 3 दिनों तक विवाह उत्सव चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राजघराने के सुल्तान केवल पराक्रम के बल पर अपनी श्रेष्ठता रखते थे। बहमनी राजघराने के सुल्तान केवल पराक्रम के बल पर अपनी श्रेष्ठता रखते थे, क्योंकि शक्ति, धन और राज क्षेत्रीय विस्तार में विजयनगर या विजयनगर के राय उनसे बहुत आगे थे। किसका कथन है? फरिश्ता का। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यात्री का कथन है? किस मध्यकालीन यात्री का कथन है कि क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, तेनासरीम वर्मा में वह मलाया के शासक देवराय द्वितीय को
कर देते थे। तो यह किसने कहा था? फर्नाओ नूनीज ने। 16वीं सदी के पुर्तगाली यात्री नूनीज का कथन है कि फरिश्ता के अनुसार देवराज द्वितीय ने 2000 मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें दी। अपने सभी हिंदू सैनिकों और अधिकारियों को उसने तीरंदाजी की कला सीखने का आदेश दिया। विजयनगर सेना विजयनगर सेना में मुसलमानों की भर्ती कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि देवराज प्रथम की सेना में 10,000 मुसलमान थे। फरिश्ता ने लिखा है कि देवराज द्वितीय ने 80,000 घुड़सवारों, 2 लाख पैदल सैनिकों के अतिरिक्त तीरंदाजी में महारत रखने वाले 60,000 हिंदू सैनिकों को एकत्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के संबंध में किसका कथन है? विजयनगर के संबंध में किसका कथन है कि नहर की परिधि 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों जितनी ऊंची है और अपने आधार पर घाटी को समाये हुए है। अनुमान किया जाता है कि इस नगर में 90,000 लोग अस्त्र शस्त्र धारण करने के योग्य हैं। उनका राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो यह किसका कथन है? तो यह निकोलो कॉन्टी का। हाँ, 1420 में विजयनगर की यात्रा करने वाले इटालवी यात्री निकोलो कॉन्टी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? 1986 में। 1986 में यूनेस्को द्वारा हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यात्री के अनुसार भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे तथा बिल्लियां और छिपकलियां विष्णु विजयनगर के बाजारों में बिकती थी? यह बात किसने कही थी कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्लियां और छिपकलियां विजयनगर के बाजारों में बिकती थी? तो यह बात कही थी फर्नौ नूनीज ने। द नंबर ऑप्शन। डोमिंगो पेस शहर का वर्णन। विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर, द बेस्ट प्रोवाइड सिटी इन द वर्ल्ड के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई, कुछ मात्रा में जौ, सेम, मूंग दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फर्नाओ नुनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते थे। बाजारों में मांस की बहुत बड़ी मात्रा में बिकता था। नुनीज उल्लेख करता है नुनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे तथा बिल्लियां और छिपकलियां विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पर्वतीय राय के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के बराबर है। विजयनगर के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्दुल रजाक समरकंदी। अब्दुल रजाक समरकंदी ने कहा कि इस पर्वतीय राय के राज्य में 300 बंदरगाह, जिनमें प्रत्येक कालीकट के बराबर है। द नंबर ऑप्शन। अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने भारत के अंदर और बाहर काफी भ्रमण किया एवं देवराज द्वितीय के दरबार में एक राजदूत थे, का कहना है कि इस पर्वतीय राय के राज्य में 300 बंदरगाह, जिनमें से प्रत्येक कालीकट के बराबर एवं मुख्य भूमि पर उसका राज क्षेत्र इतना विशाल था कि 3 महीने की यात्रा द्वारा ही उसकी परिधि पूरी हो सकती है। अब्दुल रज़ाक के अन्य कथन। राज्य का अधिकांश भाग काश्त के अंतर्गत एवं बहुत उपजाऊ है। सैनिकों की संख्या 11 लाख है। अब्दुल रजाक विजयनगर को विश्व में कहीं भी देखे या सुने गए सर्वाधिक भव्य एवं उत्कृष्ट नगरों में से एक मानता है। उस नगर का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि यह इस रीति से निर्मित है कि 7 नगर दुर्ग और उतनी ही दीवारें एक दूसरे को घेरती है। 7 दुर्ग, जो अन्य दुर्गों के केंद्र में स्थित है, का क्षेत्र विस्तार हिरात नगर के बाजार केंद्र से 10 गुना बड़ा है। महल से शुरू होते हुए 4 बाजार थे, जो अत्यधिक लंबे और चौड़े थे।
ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों के रहने के लिए अलग मोहल्ला बनाया गया। बाजारों के साथ साथ राजा के महलों में तरासे गए चिकने चमकीले पत्थरों से निर्मित असंख्य बहती धाराएं और नहरें दिखाई पड़ती है। राजा के महल में कोठरियों के बराबर ऐसे अनेक पात्र हैं जिनमें बहुमूल्य धातुएं एक ठोस पिंड के रूप में भरी हुई है। राजमहल के निकट एक दीवार खाना है जो अत्यधिक विशाल है और चेहल सुतून अथवा 40 स्तंभों वाले मंडप जैसा दिखाई पड़ता है, जहां अभिलेख रखे जाते हैं एवं लिपिक गण बैठे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरम व्यवस्था किस राज्य में प्रचलित थी? अमरम व्यवस्था कौन से राज्य में प्रचलित थी? विजयनगर राज्य में। ए नंबर ऑप्शन। अमरम व्यवस्था में नायक को एक भूभाग दिया जाता था जिसके बदले उसे एक निश्चित संख्या में सैनिक, घोड़े एवं हाथी सम्राट की सेवा हेतु रखने होते थे एवं उसके प्रति निष्ठावान होने की शपथ लेनी पड़ती थी। विजयनगर साम्राज्य में 200 नायक थे और उनकी भूमि वंशानुगत हस्तांतरित होती थी। सर्वप्रथम नायकार प्रणाली काकतीय राजवंश में प्रचलित हुई जिसे विजयनगर साम्राज्य ने अपनाया। नायकों को प्रदान किए गए भूभाग अमरम कहलाते थे, इसलिए नायकों को अमरनायक भी कहा गया। नायकों के कार्य थे अमरम से प्राप्त आय का एक अंश विजयनगर के राजा को भेजना, अपने क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजा के लिए सेना का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायकर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? नायकर व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कि नायकों को दी गई भूमि अमरम कहलाती थी, तो ये सही है। दूसरा, अमरम से प्राप्त आय का एक अंश नायकों को केंद्रीय खजाने में जमा कराना होता था, तो यह भी सही है। तीसरा कि अमरम की आय से नायकों को राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी। अमरम को आय से अपनी ही आय से नायकों को जो राजा की सहायता के लिए सेना रखनी पड़ती थी। अमरम भूमि में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी नायकों की नहीं होती थी। तो अमरम भूमि में शांति और सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी नायकों की ही होती थी। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नायक वस्तुतः भूसामंत है जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अमरम कहलाते थे। अमरम भूमि का उपभोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। 16वीं शताब्दी के मध्य में इन नायकों की संख्या लगभग 200 थी और इन नायकों को सबसे अधिक तमिलनाडु में नियुक्त किया गया। इस अमरम भूमि का नायक पूरी तरह से स्वयं उपभोग नहीं कर सकता था। अमरम भूमि से प्राप्त आय के एक अंश को उसने उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा कराना पड़ता था। दूसरे, उन्हें इसी भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी। अमरम में शांति और सुरक्षा बनाए रखने और अपराधों रोकने का दायित्व स्वयं वहन करना पड़ता था। उनके अधिकार क्षेत्र में यदि कोई यदि कहीं चोरी की घटना हो जाती तो उसकी क्षतिपूर्ति भी उन्हें ही करनी होती थी। यदि नायक अपने उन इन दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते थे तो उनको प्रदान किए गए भूखंडों को जब्त कर लिया जाता था। कभी कभी नायकों को शारीरिक रूप से दंडित किया जाता था, परंतु उन्हें मृत्युदंड देने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर में नियुक्त नायक के प्रशासनिक एजेंट को क्या कहा जाता था? विजयनगर में नियुक्त नायक के प्रशासनिक एजेंट को क्या कहा जाता था? स्थानपति। बे नंबर ऑप्शन। नायकों को केंद्र में दो प्रकार के संपर्क अधिकारी राजधानी में रखने पड़ते थे। इनमें से एक अधिकारी साम्राज्य की राजधानी अर्थात विजयनगर में स्थित नायक की सेना का सेनापति होता था और दूसरा विजयनगर में नियुक्त उसका प्रशासनिक एजेंट होता था जिसे स्थानपति कहा जाता था। गवर्नरों को प्राय दंडनायक कहा जाता था और अधिकांशतः वे ब्राह्मण हुआ करते थे, परंतु गवर्नर ब्राह्मण नायक होने के दृष्टांत हमें बहुत थोड़े मिलते हैं। प्रांतीय गवर्नरों द्वारा अपने पदों को आनुवंशिक बना लेने का हमें कोई दृष्टांत नहीं मिलता, परंतु नायकों के पद धीरे धीरे आनुवंशिक हो गए थे। विजयनगर साम्राज्य के परवर्ती दिनों में नायकों की उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए महामंडलेश्वर या विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की गई। इन्हें सारे दक्षिणी भारत में नियुक्त किया गया। यह कार्य कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अच्युत देव राय के शासनकाल में उस समय किया गया जब कृष्णदेव राय की मृत्यु का लाभ उठाकर प्रांतीय नायक अपने को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करने लगे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? विजयनगर साम्राज्य में शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अब मुद्रा कथा, 6 नंबर ऑप्शन। मुद्रा कथा, शाही मुद्रा रखने वाला रायसम। रायसम जो केंद्रीय सचिवालय में सचिव, कर्णिकम केंद्रीय सचिवालय में अकाउंटेंट और सभानायक मंत्री परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में कितने गांव थे? विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में कितने गांव थे? 50 गांव, 2 नंबर ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य में राज्य को मंडल प्रांत में विभाजित किया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंडल राज्य या प्रांत से बड़ी इकाई थे, जिन्हें कोटम या वलनाडु कहलाते थे। कोटम को नाडु में विभाजित किया गया था। इन्हें आज परगना या तालुका कहा जाता है। इन नाडु को मेलाग्रामों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मेलाग्राम में 50 गांव होते थे और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और या ग्राम थे। इस काल में कुछ ग्रामों के समूह को स्थल या सीमा भी कहा जाता था। मंडल प्रांत कोटम वलनाडु या जिले नाडु तालुका मेलाग्राम और उर जो ग्रामों को कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की मंत्री परिषद में सामान्यतः किस आयु वर्ग के पुरुषों को मंत्री बनाया जाता था? विजयनगर साम्राज्य की मंत्री परिषद के अंदर कौन से आयु वर्ग के पुरुषों को मंत्री बनाया जाता था? तो 50 से 70 वर्ष के मध्य। विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन, विजयनगर में राजा के ठीक बाद युवराज का पद होता था। युवराज की नियुक्ति के बाद उसका अभिषेक किया जाता था, जिसे युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर व बुका और संभवतः विजयराय व देवराय द्वितीय ने एक साथ शासन किया था। संयुक्त शासन का उदाहरण, राजा की सहायता के लिए 3 परिषदें थी। राजा की परिषद जो राजा की सत्ता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यही परिषद राजा का अभिषेक करती थी और देश का प्रशासन चलाती थी। दूसरी, राजा को परामर्श देने के लिए एक अन्य परिषद होती थी, जिसमें प्रांतीय सूबेदार, बड़े नायक, सामंत, शासक, व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। और तीसरी थी मंत्री परिषद। दूसरी परिषद के बाद एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें संभवतः 20 सदस्य होते थे। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था। प्रधानमंत्री या प्रभारी भी इसकी अध्यक्षता करता था। विद्वान, राजनीति में निपुण, 50 से 70 वर्ष की आयु आयु वाले स्वस्थ व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जाता था। यह मंत्री परिषद विजयनगर साम्राज्य के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। राजा मंत्रिपरिषद में अधिकांश मामलों में राय लेता था, परंतु उनकी राय मानने के लिए वह बाध्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन पुर्तगाली यात्री ने लिखा? कौन से मध्यकालीन पुर्तगाली यात्री ने लिखा कि क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, तेनासरीम वर्मा में एक एवं मलय के शासक देवराय द्वितीय को कर देते थे? तो यह बात कही थी फर्नाओ नुनेज ने। 16वीं सदी के एक पुर्तगाली लेखक नुनेज ने उक्त जानकारी दी है। इस बात में संदेह है कि विजयनगर के शासक समुद्र में इतने शक्तिशाली थे कि वे पेगु और तेनासरिम से नियमित कर ले सकने में समर्थ होते। शायद नुनेज का अभिप्राय यह था कि इन देशों के शासकों का विजयनगर के साथ संपर्क था और वह सद्भावना प्राप्त करने के लिए उपहार भेजते थे, किंतु श्रीलंका पर कई बार आक्रमण किया गया, जो बिना एक मजबूत नौसेना के संभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यात्री ने विजयनगर के बारे में लिखा है? किस मध्यकालीन यात्री ने विजयनगर के बारे में लिखा है कि इस नगर में 90,000 लोग अस्त्र शस्त्र धारण करने के योग्य हैं? इस नगर में 90,000 लोग अस्त्र शस्त्र धारण करने के योग्य है। उनका राज्य भारत के अन्य सभी राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। तो यह कहा था निकोलो कॉन्टे ने। इटालवी यात्री निकोलो कॉन्टे सन 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। उसने विजयनगर के बारे में लिखा कि नगर की परिधि 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों जितनी ऊंची है और अपने आधार पर घाटी को समाये हुए हैं। अनुमान किया जाता है कि इस नगर में 90,000 लोग अस्त्र शस्त्र धारण करने के योग्य है। उनका राजा भारत के अन्य सभी राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। फरिश्ता का भी कहना है कि बहमनी राजघराने के सुल्तान केवल पराक्रम के बल पर अपनी
श्रेष्ठता रखते थे, क्योंकि शक्ति, धन और राजक्षत्रीय विस्तार में विजयनगर के राय उनसे बहुत आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य को हिंदू रूढ़िवादिता और परंपरा निष्ठा का गढ़ कहा जाता है? किस साम्राज्य को हिंदू रूढ़िवादिता और परंपरा निष्ठा का गढ़ कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य को। द नंबर ऑप्शन। विजयनगर के शासक वेदों और वैदिक पंथ के रक्षक की उपाधि धारण करने में गर्व महसूस करते हैं। वे ब्राह्मणों की बहुत अधिक सहायता करते हैं, जिन्हें न केवल राजस्व मुक्त भूमि दी जाती है, अपितु सेनाओं और किलों के सेना नायकों के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। किंतु ब्राह्मणों को दी जाने वाली सैनिक एवं राजनीतिक महत्ता धार्मिक भावनाओं से नहीं, बल्कि उन्हें शक्तिशाली कन्नड़ नायकों के विरुद्ध एक शक्तिशाली कारक के रूप में प्रयुक्त करने की इच्छा से अभिप्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कथन है। पहला कथन है कि विजयनगर के शासक मूलतः शैव थे, किंतु अन्य हिंदू संप्रदायों के विरुद्ध भेदभाव नहीं करते थे। विजयनगर के शासक जो मूलतः शैव धर्म से संबंधित थे, लेकिन वो अन्य हिंदू संप्रदायों से भी भेदभाव नहीं करते थे। पहला सही है। उन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार करने व हिंदुओं को धर्मांतरित करने की स्वतंत्रता थी। सेना में नियुक्त मुस्लिम सैनिकों को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदें बनाने की स्वतंत्रता थी। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। घोर धार्मिक असहिष्णुता का एकमात्र उदाहरण 1469 ईस्वी में परिलक्षित हो सकता है, जब विजयनगर शासक मल्लिकार्जुन राय ने इस बात से आगबबूला होकर कि भटकल के मुस्लिम व्यापारियों ने ब्राह्मणी शासक को घोड़े बेच दिए, नगर के सभी मुसलमानों का संहार करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि इस आदेश का पालन करते हुए 10,000 मुसलमानों का संहार कर दिया था एवं शेष मुसलमान भागकर गोवा चले गए। इस मूर्खतापूर्ण कृत्य और अपराध के लिए बहमनी शासक ने प्रतिशोध कदम उठाया और बेलग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यात्री ने विजयनगर के संबंध में कहा? किस मध्यकालीन यात्री ने विजयनगर के संबंध में कहा कि यह देश लोगों से खचाखच भरा हुआ है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति दयनीय है, जबकि कुलीन लोग काफी सुसंपन्न है एवं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह कहा था अफनासी निकेतन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर। ए फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर किसकी रचना है? रॉबर्ट सुवेल की। द नंबर ऑप्शन। ए फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर, रॉबर्ट सुवेल। यूरोपियन ट्रेवलर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 15, 16 एंड 17 सेंचुरी, ई एफ ओटन की। अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया जो विलियम फोस्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों के किस युग ने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो इसमें थे बारबोसा और डोमिंगो पेस। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक को आंध्र भोज भी कहा जाता है? विजयनगर के कौन से शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय को जो आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। 6 नंबर ऑप्शन। कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। अतः उसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। उसने आमुक्त मल्यद, मोतियों की माला अतिरिक्त 2 संस्कृत काव्य ग्रंथों की भी रचना की। उसने तेलुगु के अतिरिक्त संस्कृत व दक्षिणी भारत की अन्य लोक भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज में अलसानी पेन्नन, नंदी थिम्मन, तेनाली रामकृष्ण, भट्टमूर्ति या रामराजा, भूषण भूषणुंडु, ध्रुजटी, अय्यल राजू, पिंगल सरन और मध्यगिरी मल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर में हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विजयनगर के अंदर हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कृष्णदेवराय के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु चरितम और हरि कथा सारम की रचना करने वाला प्रसिद्ध कवि अलसानी विजयनगर के किस शासक का दरबारी कवि था? मनु चरितम और हरि कथा सारम की रचना करने वाला
प्रसिद्ध कवि अलसानी विजयनगर के किस शासक का दरबारी कवि था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने तेलुगु कवि अलसानी पेंडना को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी। मनुचरित्र में अलसानी ने रोमांस व उमंगों का रोचक वर्णन किया। वे अरबी फारसी शब्दों का इसमें काफी इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में जुलाहे या बुनकर के रूप में कार्य करने वाले समुदाय को कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य में जुलाहे या बुनकर के रूप में कार्य करने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? केकुलार। विजयनगर साम्राज्य में मध्यम वर्गों में सेठी या चेटी नामक एक बड़ा समूह था, जिनकी अनेक शाखाएं या उपशाखाएं थी। अधिकांश व्यापार इनके हाथों में केंद्रित था। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने उनके संबंध में लिखा है कि वे बहुत धनाढ्य और सम्मानित हैं और वे बहुत साफ जीवन बिताते हैं। चेटी बहुत अच्छे लिपिक एवं लेखाकार्यों में दक्ष होते थे। चेट्टियों के समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोग थे, जिन्हें वीर पांचाल कहा जाता था। केकुलार जुलाहे कंबलतर अर्थात चपरासी और शस्त्रवाहक नाई और आंध्र क्षेत्र में रेड्डी कुछ महत्वपूर्ण समुदायों में माने जाते थे। इस काल में उत्तर भारत में बड़ी संख्या में लोग दक्षिण में आकर बस गए। इन्हें बड़ुआ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति से संबंधित कौन सा कथन असत्य कथन है? पहला कि ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ऊंची थी और उन्हें सर्वाधिक विश्वास पात्र माना जाता था। यह सही है। सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, तो सती प्रथा का उल्लेख इसमें मिलता है। 1354 का एक अभिलेख है, 1354 का अभिलेख, जिसमें माला कोडा नाम की एक महिला है जो अपने पति की मृत्यु के बाद सती हुई थी, तो सती प्रथा का उल्लेख तो मिलता है। बे नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। 6 नंबर की दास प्रथा प्रचलित थी और पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, दास प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा भी प्रचलित थी। बे नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। विजयनगर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ऊंची थी। उन्हें सबसे अधिक विश्वास पात्र माना जाता था। उन्हें किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। छोटे सामाजिक समूह में लोहार, स्वर्णकाल, पीतल का काम करने वाले, बढ़ई, मूर्तिकार और जुल्हे आदि प्रमुख समुदाय थे। प्रमुख समुदाय थे। जुलाहे मंदिरों की परिसीमा में भी रहते थे और मंदिर के प्रशासन स्थानीय करों के आरोपण में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता था। जबकि डोमर जो बाजीगरी का काम भी करते थे, जोगी और मछुआरों आदि की सामाजिक स्थिति है थी। और विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित है। विदेशी यात्रियों के वितरण और समकालीन युग अभिलेखों पुरुष महिला दासों का उल्लेख करते हैं। यह दास प्रथा विजयनगर युग से पहले चोल काल में भी प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वर्ग कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ऋणदाता को ऋण नहीं दे पाता था या दिवालिया हो जाता था, उसे प्राय ऋणदाता का दास होना पड़ता था। मध्य युग के अन्य प्रदेशों की भांति विजयनगर युग में भी स्त्रियों की स्थिति है थी। अभिजात वर्ग की कन्याओं को भली भांति शिक्षा दी जाती थी। लोक भाषाओं के अतिरिक्त उन्हें संस्कृत की भी शिक्षा दी जाती थी। संगीत और नृत्य उनके शिक्षा के प्रमुख अंग थे। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। विधवाओं का जीवन बहुत हेय एवं अपमानजनक माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का तत्कालीन अभिलेखों एवं विदेशी वृत्तांत दोनों में उल्लेख किया गया। विजयनगर के अभिलेखों में 1354 में एक अभिलेख में मालागोड़ा नामक महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद सती या सहगमन करके स्वर्गारोहण का उल्लेख है। अभिलेख के प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि यह प्रथा केवल नायकों या राज परिवार तक ही सीमित थी। डुआर्ट बारबोसा ने लिखा है कि यह लिंगायतों, चेटियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। सती होने वाली स्त्रियों की स्मृति में पाषाण स्मारक लगाए जाते थे। फिर भी यह प्रथा सैद्धांतिक रूप से प्रचलित नहीं थी। यद्यपि सम्माननीय माना जाता था, सती प्रथा के संबंध में राज्य का दृष्टिकोण तटस्थ नहीं था। विधवा विवाह करने वाले युगल विवाह कर से मुक्त थे। अतः प्रतीत होता है कि राज्य व्यवहारिक दृष्टि से सती प्रथा को प्रश्रय नहीं देता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित में से किस खेल को पसंद करते थे? कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से कौन से खेल को पसंद करते थे और उसके अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी देते थे? तो शतरंज। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समुदाय के लोगों के प्रयासों से विजयनगर राज्य में दहेज को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? किस समुदाय के लोगों के प्रयासों से विजयनगर राज्य में दहेज को असंवैधानिक घोषित किया था? ब्राह्मणों के प्रयासों से। ए नंबर ऑप्शन। बाल विवाह के कारण दहेज की कुरीति बहुत अधिक बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में थककर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने मिलकर दहेज को अवैधानिक घोषित कर दिया। अवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया। राज्य ने इसे स्वीकृति देकर विधान का रूप दिया। 1424-25 में एक अभिलेख में दहेज को अवैधानिक घोषित करते हुए कहा गया है कि जो पिता धन देगा और जो धन को स्वीकार करेगा वह राजा द्वारा दंड का भागी होगा। जो कोई भी कन्यादान को स्वीकार करेगा, धन या स्वर्ण लेंगे, उन्हें भी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में ग्राम स्तर पर कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती है? विजयनगर साम्राज्य में ग्राम स्तर पर कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती है? उम्बली। स नंबर ऑप्शन। उम्बली ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी गई लगान मुक्त भूमि। रथ या खत या कोड़गे रथ या खत कोड़गे, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों या युद्ध में अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि। वारम अवस्था, भूस्वामी व पट्टेदार के बीच उपज की हिस्सेदारी को वारम अवस्था कहते हैं और कुदी कृषि कृषि मजदूरों को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में जिन ग्रामों की भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में थी उन्हें कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जिन ग्रामों की भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? भंडारवाड़। बे नंबर ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य की आयगार व्यवस्था में एक ग्रामीण शासकीय इकाई में कितने शासकीय अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था? विजयनगर साम्राज्य की आयगर व्यवस्था में एक ग्रामीण शासकीय इकाई में कितने शासकीय अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था? 12। द नंबर ऑप्शन। आयकर व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था और इस ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस बाहरी शासकीय अधिकारियों के समूह को आयगार कहा जाता था। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। इन आयगारों के पद आनुवंशिक होते थे। आयगार अपने पदों को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। उन्हें वेतन के बदले लगान और करमुक्त भूमि भी प्रदान की जाती थी। अपने अधिकार क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनका सर्वप्रमुख उत्तरदायित्व था। इन ग्रामीण अधिकारियों के बिना जानकारी के न तो संपत्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है और न ही दान दिया जा सकता है। भूमि की बिक्री केवल इन्हीं अधिकारियों की जानकारी से हो सकती है। करनिक अकाउंटेंट नामक आयकर आयकर भूमि की खरीद या बिक्री की लिखा पढ़ी तथा तत्संबंधी दस्तावेज को तैयार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? विवाह कर से संबंधित कौन से कथन सत्य कथन है? पहला कि वैवाहिक समारोह के आयोजन पर कर लिया जाता था। वर और वधु दोनों पक्षों से कर लिया जाता था। विधवा से विवाह करने पर किसी भी पक्ष से कर नहीं लिया जाता था। तीनों ही ऑप्शन इसके राइट है। विजयनगर साम्राज्य में लगान के अतिरिक्त मकान, पशु, संपत्ति कर, औद्योगिक कर जैसे अनेक करों को राज्य द्वारा वसूल किया जाता था। गडरे, बढ़ई, धोबी और नाई तक मुक्त नहीं थे, परंतु 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में नायों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था। सामाजिक और सामुदायिक करों में विवाह कर बहुत रोचक है। यह कर वैवाहिक समारोह के आयोजन के आकार और विवाह में खर्च किए जाने वाले धन पर निर्भर करता था। यह कर वर और कन्या दोनों पक्षों से वसूल किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति विधवा से विवाह करता था तो उससे और उसकी वधू दोनों से कर नहीं लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर में वराह, होन और प्रताप फणम
विजयनगर में वराह, हुण, प्रताप और फणम ये क्या थे? तो ये सिक्कों के नाम थे। वरहा विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का 52 ग्रेन का। इसे ही हुण, पौन, गडियान, परदास और यूरोपियन ने इसे पेगोडा कहा। प्रताप व फणम भी स्वर्ण सिक्के थे, जबकि तार या तारे या दोरहरे चांदी व तांबे का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर प्रथम व बुका प्रथम के पिता का क्या नाम था? हरिहर प्रथम और बुका प्रथम के पिता का क्या नाम था? संगम। हरिहर प्रथम, कंप प्रथम, बुका प्रथम, मारपा और मुदपा 5 भाई थे। इनके पिता का नाम संगम था, जो यादव परिवार और चंद्र वंश से संबंधित थे। हरिहर और बुका ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमिंगो पेस ने किसके लिए कहा है? डोमिंगो पेस ने किसके लिए कहा है कि वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाध क्रोध के दौरों का शिकार भी हो जाता है? तो यह कहा था कृष्णदेव राय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का वह शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों से गोवा छीन लिया? विजयनगर का वह शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों से गोवा छीन लिया था? हरिहर द्वितीय। हरिहर व बुक्का ने किस संत के मार्गदर्शन से विजयनगर की नींव डाली? हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के मार्गदर्शन से विजयनगर की नींव डाली थी? विद्यारण्य। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने किस ब्राह्मणी सुल्तान को ब्रिद के चुंगल से मुक्त करवाकर सिंहासनारूढ़ किया और यवन राजा स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? महमूद शाह तृतीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारण। पहला अभिकथन, देवराज द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। देवराज द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा था। तो यह सही है। दूसरे, अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराज द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया। तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन से स्थान के खंडहर जो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था? चीन के सम्राट के पास कौन से विजयनगर के शासक ने अपना दूत मंडल भेजा था? बुक्का प्रथम ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था? वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का। दक्षिण भारत में अभिजात वर्ग में संस्कृत का प्रचलन था, जबकि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सर्वसाधारण की भाषाएं थी। सायन ने संस्कृत भाषा में वेदों की टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने 1510 में अल्बुकर्क ने कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और मतकल व मंगलोर के मध्य एक कारखाने की स्थापना की अनुमति के लिए किसे अपना दूत बनाकर कृष्णदेवराय के पास भेजा था? फादर लुई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुरा विजयम। मदुरा विजयम नामक कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? गंगा देवी। 1352-53 में हरिहर प्रथम के काल में बुक्का प्रथम के बेटे कुमार कंपन ने मदुरा अभियान किया। हालांकि मदुरा का विजयनगर साम्राज्य में विलय नहीं हो सका। 1370-71 में बुक्का प्रथम के काल में कुमार कंपन ने मदुरा के सुल्तान को पराजित कर मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। गंगा देवी कुमार या कंपन कम की पत्नी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्युत देवराय का दरबारी कवि है जिसने संस्कृत काव्य अच्युतरा भैद्यम में उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया। तो वह दरबारी कवि कौन था? तो वह था राजदाता डिंडिम। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर अभिलेखों में उल्लेखित इस्तिलादायम शब्द का अर्थ क्या है? इस्तिलादायम शब्द का अर्थ है आयात निर्यात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्युत देवराय और उसकी पत्नी वरदंबिका के विवाह का वर्णन वरदंबिका परिणय में किया गया है। यह रचना किस कवित्री की है? तिरुमालंबा। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय। श्रीनाथ पहले कोंडाविदु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में रह चुके थे। बाद में वे देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। इन्होंने श्रृंगार नेशदम नामक ग्रंथ की रचना की। देवराय द्वितीय ने इसे सार्वभौम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के विरूपाक्ष पंपा देवी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? विजयनगर के विरूपाक्ष पंपा देवी के संबंध में कौन से कथन सत्य कथन है? तो पहला है कि पंपा देवी ने विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप किया था। पंपा देवी ने विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप किया था, ये सही है। विजयनगर के शासक विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, ये भी सत्य है। विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता विरूपाक्ष थे। चौथा है कि सामान्यतः राज के आदेशों में कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष के नाम का उल्लेख होता है और विरूपाक्ष शिव का एक रूप थे। तो पांचों ऑप्शन इसमें राइट होंगे। दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कृष्णदेवराय के बारे में कौन सा कथन असत्य कथन है? पहला है कि उसने एक नए गोपुरम का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने एक नए गोपुरम का निर्माण करवाया। विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम की मरम्मत करवाई। उदयगिरी से लाई गई बालकृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। उदयगिरी से लाई गई बालकृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। अपनी पत्नी के नाम पर नागलपुरम नगर बसाया। तो नागलपुरम जो नगर बसाया था, यह पत्नी के नाम पर नहीं बल्कि अपनी माँ के नाम पर बसाया था। कृष्णदेवराय की माता का नाम नागला देवी था। नागला देवी के नाम पर ही नागलपुरम बसाया था। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अपने शासन के प्रारंभ में कृष्णदेवराय ने एक नए गोपुर टावर का निर्माण करवाया। साथ ही विरूपाक्ष के मंदिर के गोपुर की मरम्मत उसने करवाई। 1513 ईस्वी में उसने उदयगिरी से लाई गई बालकृष्ण की मूर्ति को समुचित रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कृष्ण स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया। गोवा के गवर्नर जनरल से उसने एक पुर्तगाली अभियंता इंजीनियर की सेवाएं प्राप्त की और उसकी सहायता से विजयनगर के आसपास की सूखी जमीन के लिए सिंचाई का प्रबंधन किया। उसने राजधानी के दक्षिणी सीमांत पर एक नया उपनगर बसाया और अपनी माता नागला देवी के नाम पर उसका नाम नागलापुर रखा। नए नगर की जल आपूर्ति की व्यवस्था एक नए जलाशय से की। डोमिंगो पायस जब विजयनगर आया तो इस जलाशय का निर्माण हो गया था। नदी के तट पर विठल स्वामी का मंदिर भी कृष्णदेवराय द्वारा ही बनाया गया। कृष्ण स्वामी के मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी कोने के पास पड़ी एक चट्टान को काटकर बनाई गई नरसिंह की अति विशाल प्रतिमा उसने उसके शासनकाल के सबसे बाद वाले स्मारक चिन्हों में से है। 1528 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निपुण थी? पुर्तगाली यात्री नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं जो कौन से क्षेत्रों में निपुण थी? तो कुश्ती में निपुण थी, भविष्यवाणी में, ज्योतिष शास्त्र में और लेखाकरण में। चारों ही इन क्षेत्रों के अंदर विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निपुण थी, ऐसा विवरण दिया पुर्तगाली यात्री नुनीज ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने प्रताप रुद्र के किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? कृष्णदेवराय ने प्रताप रुद्र के कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया था? तो कोंडावली और उदयगिरी। 2 और 3। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वाद विवाद वह शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था। वह वाद विवाद वह शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था और जब श्रीनाथ ने उसके राजकवि डिंडिम को एक शास्त्रार्थ में परास्त किया तो उसने उसे सार्वभौम की उपाधि दी
और सोने के सिक्कों को नहलाया। शासक की पहचान कीजिए, तो वह शासक था देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक को गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा जाता है? विजयनगर के कौन से शासक को गज बैठकर या हाथियों का शिकारी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारण। पहला है कि 14वीं शताब्दी का मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य व बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। 14वीं शताब्दी का मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य व बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में क्षत्रिय शक्तियों के प्रति नरम हो गया और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षत्रिय शक्ति के प्रति नरम हो गया, तो क्षत्रिय शक्तियों के प्रति नरम नहीं था। उसने अंतिम वर्षों में भी इन क्षत्रिय शक्ति को दबाने का भरपूर प्रयास किया था। हालांकि वह इतना सफल नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था। तर्क आर है जो गलत है, तो ए सही है और आर है जो गलत है। 6 नंबर ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक क्षेत्रीय स्वायत्तता नहीं देना चाहता था। वह अपने अंतिम वर्षों में भी विद्रोह को दबाने में लगा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को दक्षिणी भारत के कालक्रम अनुसार सही कोट लगाइए। दक्षिण भारत में जो विदेशी यात्री आए थे, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो नाम है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो आया था, यह आया था 1443-44 में। 1443-44 में भारत आया था। निकोलो कॉन्टी जो आया था, यह आया था 1420 से 22 तक रहा था। 1420 से 1422 तक विजयनगर साम्राज्य में रहा था। तीसरे नंबर पर है डोमिंगो पाइस। डोमिंगो पाइस है जो ये 1520-22 में था। 1520-22। और चौथे नंबर पर है एथेनियस निकेतन। एथेनियस निकेतन है जो 1468 से 1474 तक, 1468 से लेकर 1474 तक है, ये दक्षिण भारत की यात्रा पर रहा था। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा निकोलो कॉन्टे 1420-22। दूसरे नंबर पर अब्दुल रज्जाक 1443-44। तीसरे नंबर पर एथेनियस निकितन 1468 से 78। और चौथे नंबर पर है जो डोमिंगो पाइस जो 1520 से 22। तो इसमें 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 द नंबर ऑप्शन। निकोलो दे कॉन्टे इटली का यात्री था। 1420-22 में यह भारत आया था। देवराय प्रथम, वीर विजयराय और देवराय द्वितीय के समय रहा था। अब्दुल रज्जाक जो फारस से आया था 1443-44 में देवराय द्वितीय के समय। एथेंसियस निकेतन रूस से आया था 1468 से लेकर 1474 तक विरूपाक्ष द्वितीय के समय। और दुआर्ते बारबोसा जो पुर्तगाल से आया था 1515 से 1500 ईस्वी से लेकर 1516 ईस्वी तक रहा था। 1500 ईस्वी में दक्षिण भारत आया और कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेवराय के शासनकाल में साम्राज्य की कुशल शासन व्यवस्था का वैभव विवरण दिया है। लुडविको दे बार्थोमा इटली का यात्री था। 1502 से 1507 तक भारत में रहा। वीर नरसिंह के समय विजयनगर आया। डोमिंगो पाइस पुर्तगाली यात्री था। 1520-22 कृष्णदेवराय के समय। गार्सियो दे ओर्ता पुर्तगाली यात्री था। 1534 में आया अच्युत देवराय के समय। फर्नाओ नुनीज पुर्तगाली यात्री था। 1536-37 में आया अच्युत देवराय के समय। सीजर फ्रेडरिक यह इटली का यात्री था। 1567 में सदाशिव राय के समय आया। और पिएट्रो देला वल्ले यह इटली का यात्री था। यह 1620 के दशक में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को क्या कहा जाता है? शिष्ट। शिष्ट भू राजस्व, कदाचार, सेना, मान्य, आयंग्र को प्रदत्त कर मुक्त भूमि और 58वां राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरणों के मंदिरों में देखे जाते हैं? कौन से तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरण में मंदिरों में देखे जाते हैं? तो गोपुरम, अलंकृत स्तंभ व छतें, कल्याण मंडप और स्तंभों के नीचे कर्ण सज्जा। चारों ही ऑप्शन इसके सही है। द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का भ्रमण करने वाले यात्री, विजयनगर का भ्रमण करने वाले यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर में विजयनगर में अनेक पुष्प व्यापारियों की उपस्थिति का उल्लेख किया है और एक विशेष पुष्प का उल्लेख किया है जो वहां के लोगों को भोजन जितना आवश्यक प्रतीत होता था। अब्दुल रज्जाक द्वारा किस प्रजाति के पुष्प का उल्लेख किया गया है? गुलाब का। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित करता था। विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राज्य महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक तुरुस्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन, शहरी मिजाज में वह कई अर्थ में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह कथन किसका था? बर्टन स्टाइन का। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। भू राजस्व की दर जो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त किया था। तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? विजयनगर के कौन से शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कथन दे रखे हैं। पहला कि विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव व आंतरिक युद्धों का इतिहास है। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास है जो विभिन्न राजवंशों के बदलाव और आंतरिक युद्धों का इतिहास है, तो यह सही है। बहमनी और उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे थे, यह भी सत्य है, लेकिन यह तर्क इस कथन की व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के मध्य कौन सा क्षेत्र प्रमुख विवाद का विषय है? विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के मध्य कौन सा क्षेत्र प्रमुख विवाद का विषय है? रायचूर दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने सर्वप्रथम अशोक के महत्व को पहचाना तथा फारस व अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? विजयनगर के कौन से शासक थे जिन्होंने अशोक के महत्व को पहचानते हुए फारस व अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे? देवराय प्रथम ने। 1957 में बनी फिल्म परदेसी किस मध्यकालीन यात्री के जीवन पर आधारित है जिसने दक्षिणी भारत की यात्रा की थी? अफानासी निकेतन। 1468 से 74 के दौरान विजयनगर की यात्रा पर आने वाले रूसी यात्री अफानासी एथेनियस निकेतन ने विजयनगर की यात्रा की। उसके यात्रा वृत्तांत द वॉयज जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज 1466-72 में विजयनगर व बहमनी राज्य का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। परदेसी फिल्म का निर्देशन ख्वाजा अहमद अब्बास व वसीली प्रोनिन ने किया था, जबकि निकितन का किरदार ओलेग स्टिजनोव ने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य से निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? विजयनगर साम्राज्य से कौन सी वस्तु का बड़ी संख्या में निर्यात किया जाता था? काली मिर्च का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तालिकोटा युद्ध में पराजय के बाद विजयनगर का भ्रमण किया? वह अपने यात्रा वृत्तांत में उसका वर्णन किया। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तालिकोटा युद्ध में पराजय के बाद विजयनगर का भ्रमण किया? वह अपने यात्रा वृत्तांत में उसका वर्णन किया। सीजर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कि सालू और नरसिंह ने प्रथम बला प्रहार से संगम और राजवंश को समाप्त किया था। सालू नरसिंह ने जो प्रथम बला प्रहार से यानी अपहरण से संगम राजवंश को समाप्त किया था, तो यह सही है। संगम वंश को समाप्त कर सालू वंश की स्थापना की थी। वह राज्य को पतन व विघटन से बचाना चाहता था। तो दोनों ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए नंबर ऑप्शन।
प्रथम बलहार ने सालू नरसिंह ने संगम वंश को समाप्त कर सालू वंश की नींव डाली। द्वितीय बलाप्रहार से वीर नरसिंह ने सालू शासक इमाडी नरसिंह की हत्या कर तुलु वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में कल्याण मंडप परंपरा मंदिर स्थापत्य का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? किस राज्य में कल्याण मंडप परंपरा मंदिर स्थापत्य का एक विशिष्ट लक्षण है? विजयनगर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है, राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के कि वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता था। यह कथन लिखने वाले दुआर्टे बारबोसा किस राजा के शासनकाल की जानकारी दे रहा है? तो यह दे रहा है कृष्ण देवराय की। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसे संरक्षण दिया था? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसे संरक्षण दिया? वल्लभाचार्य को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर काल में दक्षिणी भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? विजयनगर काल में दक्षिणी भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? यक्षगान। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? विजयनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या 11 लाख है। विजयनगर के संबंध में यह कथन किसका है? अब्दुल रजाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन से दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस शासक के काल को माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग है जो किस शासक के काल को माना जाता है? कृष्णदेव राय के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासन की राजकीय नीति को सामंतवादी कहा? निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय नीति को सामंतवादी कहा था? नोबोरू कारासिमा ने। टूवर्ड्स ए न्यू फॉर्मेशन साउथ एशियन सोसाइटी अंडर विजयनगर रूल में नोबोरू कारासिमा के अनुसार 15वीं शताब्दी में नायकार शासन व्यवस्था के तहत एक नया सामाजिक गठन हुआ जिसके कारण 16वीं शताब्दी में शासन की राजकीय अर्थनीति सामंतवादी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर है जो हम्पी में है। हम्पी। 6 नंबर ऑप्शन। हजाराराम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विजय विठल मंदिर हम्पी विजयनगर में स्थित है। विरूपाक्ष भगवान शिव के एक रूप है। विठल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। संगीत में स्वर उत्पन्न करने वाले 56 तक्षित स्तंभों वाले प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी काल में दाभोल बंदरगाह स्थित था। बहमनी काल में दाभोल बंदरगाह कहाँ स्थित था? मुस्तफाबाद में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी सुल्तान तर्कशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों व ज्यामिति आदि में विशेष रुचि रखता था एवं उत्तम खुशनवीस एवं कवि था? बहमनी सुल्तान कौन सा बहमनी सुल्तान था जो तर्कशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र जैसे जैसे विज्ञानों व ज्यामिति आदि में विशेष रुचि रखता था और एक उत्तम खुशनवीस एवं कवि था? तो यह था ताजुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह बहमनी या ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी धर्मशास्त्र यानी कुरान, शरीयत आदि पर लिखे भाष्यों का गहन ज्ञान था। वह तर्कशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों व ज्यामिति आदि में विशेष रुचि रखता था। वह एक उत्तम खुशनवीस सुलेखक एवं कवि था और अक्सर तत्काल ही छंदों की रचना कर देता था। फरिश्ता के अनुसार वह न केवल फारसी, अरबी और तुर्की
अपितु तेलुगु, कन्नड़ और मराठी का भी गहन ज्ञान रखता था। उसके हरम में विभिन्न देशों और क्षेत्रों की उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, जिनमें से उसकी अनेक हिंदू पत्नियां भी शामिल थी। बताया जाता है कि वह अपनी हर एक पत्नी के साथ उसी भाषा में बातचीत करता था। फिरोज शाह बहमनी दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए कृत संकल्प था। उसने ईसाई नवविधान और पूर्व विधान पढ़े थे। वह सभी धर्मों का आदर करता था, हालांकि फरिश्ता उसे एक रूढ़िवादी मुसलमान मानता था। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि वह शराब पीने और संगीत सुनने का बेहद शौकीन था। उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। कहा जाता है कि उसके काल में दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में हावी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य में अफाकी कौन थे? बहमनी साम्राज्य में अफाकी कौन थे? ईरान, अरब और तुर्क से आए मुस्लिम अप्रवासी। ए नंबर ऑप्शन। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में क्रमशः अफाकियों, ईरानी, अरब और तुर्कों का प्रभाव पहले से अधिक बढ़ने लगा। नए सुल्तान ने इन नवागंतुक विदेशियों के आगमन को परिचय देना प्रारंभ किया। इससे दक्कनियों और अफवाहियों के मध्य विद्वेष पहले से अधिक बढ़ गया। इस दलगत राजनीति को संतुलित करने के लिए सुल्तान फिरोज ने हिंदुओं की ओर विशेष झुकाव प्रदर्शित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बहमनी सुल्तान ने खगोल शास्त्र को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक जंतर मंतर बनवाया? किस बहमनी सुल्तान ने खगोल शास्त्र को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक जंतर मंतर बनवाया था? ताजुद्दीन फिरोज ने। पश्चिमी एशिया से आए बहुत से विदेशी ईरानी थे, जिनके प्रभाव से बहमनी राज्य में फारसी संस्कृति और शिया मत का विकास हुआ। बहमनी सुल्तान धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे, और यद्यपि अधिकांश बहमनी सुल्तान सुन्नी थे, किंतु उन्होंने शिया मतावलंबियों को परेशान नहीं किया। बहमनी शासन के आरंभिक चरण में हिंदुओं पर जजिया भी नहीं लगाया गया था। फिरोज शाह बहमनी ताजुद्दीन फिरोज ने खगोल शास्त्रों के अध्ययन को बढ़ावा दिया एवं दौलताबाद के निकट एक जंतर मंतर बनाया। उसने अपने राज्य के प्रमुख बंदरगाह चोल एवं दाबोल पर काफी ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बहमनी सुल्तान ने केरला के गोंड राजा नरसिंह राय को परास्त किया व उसकी पुत्री से विवाह किया? किस बहमनी सुल्तान ने केरला के गोंड राजा नरसिंह राय को परास्त किया एवं उसकी पुत्री से विवाह किया था? फिरोज शाह बहमनी ने। द नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह बहमनी ने केरला के गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित कर बरार की ओर बहमनी विस्तार की शुरुआत की। राय ने उसे 40 हाथी, 5 मन सोना, 50 मन चांदी का उपहार भेंट किया। राय की एक पुत्री फिरोज के साथ विवाह भी किया। नरसिंह राय को केरला वापस कर दिया। उसने उसे बहमनी राज्य का एक अमीर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? कौन से बहमनी सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? ताजुद्दीन और फिरोज ने। 6 नंबर ऑप्शन। जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और बहमनी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 से 58 के बाद उसका पुत्र जफर खान मोहम्मद प्रथम 1358 से 75 के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। इसके पश्चात अलाउद्दीन मोहम्मद 1375-78, दाऊद 1378, मोहम्मद द्वितीय 1378 से 97, गयासुद्दीन 1397, शमसुद्दीन दाऊद 1397, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी तक, शिहाबुद्दीन अहमद 1422 से 46, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1422 से 36, हुमायूं निजामुद्दीन अहमद शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 82, शिहाबुद्दीन शिहाबुद्दीन महमूद या महमूद शाह द्वितीय महमूद शाह तृतीय 1482 से 1518, करीमुल्ला शाह अंतिम शासक, जिसे अपने वजीर अमीर अली ने 1527 में अपदस्थ कर बिदर के बरीद शाही वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवराय प्रथम ने किस वर्ष बहमनी सुल्तान ताजुद्दीन और फिरोज शाह को परास्त किया था? देवराय प्रथम ने कौन से वर्ष है जो बहमनी सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह को परास्त किया था? तो यह परास्त किया गया था 1419 के अंदर। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहान ए मयासर में किस बहमनी सुल्तान के बारे में कहा गया कि वह कुरान की नकल कर अपनी जीविका चलाता था और हरम की
महिलाएं पोशाकों की बिक्री से अपना निर्वाह करते थे। ताजुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिले के एक संत जो दिल्ली से ताजुद्दीन फिरोज शाह के काल में गुलबर्गा आए। चिश्ती सिलसिले के एक संत जो दिल्ली से ताजुद्दीन फिरोज शाह के काल में गुलबर्गा आए थे वह थे गेसूद राज। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गवाह के उत्कर्ष से पूर्व किन दो समूहों के बीच संघर्ष के कारण बहमनी राज्य के आंतरिक मामलों में अस्त व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। महमूद गवाह के उत्कर्ष से पूर्व किन दो समूहों के बीच संघर्ष के कारण बहमनी राज्य के आंतरिक मामलों में अस्त व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अफाकी व दक्कनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गावा मूलतः निवासी था। महमूद गावा मूलतः कहाँ का निवासी था? पर्शिया का। 6 नंबर ऑप्शन। महमूद गावा मूलतः ईरानी पर्शिया अफाफी था। यह एक व्यापारी के रूप में बहमनी राज्य में आया था। अहमद शाह द्वितीय के काल में वह राज्य की सेवा में शामिल हुआ। अहमद शाह के बाद शासक बने दक्षिण का नीरो कहे जाने वाले हुमायूं को उसने शाहीबाग का फूल कहा। हुमायूं के समय स्थापित एक प्रशासनिक परिषद में राजमाता नरगिस बेहद महमूद गवाह सहित 4 लोग शामिल किए गए। हुमायूं के 3 साल शासक रहने के बाद शासक बने निजामुद्दीन अहमद निजाम शाह के समय वास्तविक सत्ता नरगिस बेगम और महमूद गवाह के हाथों में थी। 1463 ईस्वी में मोहम्मद शाह तृतीय के सुल्तान बनने पर महमूद गवाह ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ उसका वजीर नियुक्त हुआ। महमूद गवाह ने विजयनगर में दाभोल व गोवा जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह छीन लिए। उसने प्रांतों तरफों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी। बरार को गाविल और माहुर, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा, दौलताबाद को दौलताबाद और जुनार, तेलंगाना को पुराने तराफ में नवविजित प्रदेशों में शामिल, राजामुंद्री और वारंगल में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर किसे बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाई? सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? अब बिदर को। ए नंबर ऑप्शन। ताजुद्दीन फिरोज के अंतिम समय में आंतरिक षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप वह अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सका और आफाकी दल के नेता खलाफ हसन द्वारा सुल्तान के भाई अदमद को समर्थन देने के बाद अंततः फिरोज ने अदमद 1422 से 36 को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार फिरोज गुलबर्गा युग के सुल्तानों में अंतिम था क्योंकि सिहाबुद्दीन अदमद अहमद शाह ने गुलबर्गा के स्थान पर बिदर को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। गुलबर्गा के षड्यंत्रपूर्ण वातावरण, बिदर की आदर्श जलवायु, बहमनी साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण बिदर को गुलबर्गा के स्थान पर महत्व दिया गया। बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मुहम्मदाबाद नाम दिया गया। अहमद शाह ने विजयनगर के 20,000 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिहाबुद्दीन अदमद प्रथम ने किस अफाकी नेता को वकील ए सल्तनत या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर मलिक उद तुजर की उपाधि दी थी? खलाफ हसन। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य एवं धर्मनिष्ठता के कारण प्रसिद्ध किस बहमनी सुल्तान को अहमद शाह वली या संत भी कहा जाता है? सत्य एवं धर्मनिष्ठता के कारण प्रसिद्ध किस बहमनी सुल्तान को अहमद शाह वली या संत भी कहा जाता है? सिहाबुद्दीन अदमद प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बहमनी शासक के काल में सर्वप्रथम महमूद गावा को नलगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? अलाउद्दीन अदमद द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गावा को मृत्युदंड कब दिया गया था? महमूद गावा को मृत्युदंड कब दिया? 1481 में। महमूद गावा अलाउद्दीन अदमद तृतीय 1436 से 58 ईस्वी ने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया। फरिश्ता ने इसे बहुत क्रूर सुल्तान बताया। इसके अत्याचारों के कारण इसे जालिम कहा जाने लगा। राज्यारोहण के बाद उसने महमूद गावा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। 3 वर्ष बाद हुमायूं की मृत्यु हुई। इस समय उसके बेटे निजामुद्दीन अदमद की आयु केवल 8 वर्ष थी। उससे पूर्व उसने अपने जीवन काल में ही एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना की थी। इसमें राजमाता और महमूद गावा सहित 4 सदस्य थे
1463 में मोहम्मद शाह तृतीय के काल में ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ उसका वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। 1481 में शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने के काल में उसे मृत्युदंड दिया गया। सतीश चंद्र मध्यकालीन भारतीय भाग 1 में 1482 लिखा गया, लेकिन जे अल मेहता और सतीश चंद्र में दी गई 1481 सही प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का एक अफाकी मूल का वजीर या प्रधानमंत्री जिसका काल बहमनी साम्राज्य का महानतम युग कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य का एक अफाकी मूल का वजीर या प्रधानमंत्री जिसका काल बहमनी साम्राज्य का महानतम युग कहा जाता है, महमूद गवा। मिडोज टेलर के अनुसार महमूद गवा की मृत्यु के साथ बहमनी राज्य की पूरी बुद्धिमत्ता तथा स्यानापन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गावा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। महमूद गावा के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला, उसने बहमनी साम्राज्य को 4 के बजाय 8 प्रांतों में बांटा था। बहमनी साम्राज्य को 4 की जगह 8 प्रांतों में बांटा, ये सही है। उसने प्रांतों को अफाफियों व दक्कनियों में समान रूप से बांटा था, यह भी सत्य है। तीसरा कि उसने गुलबर्गा में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो महमूद गावा ने गुलबर्गा में नहीं बल्कि बिद्दर में एक महाविद्यालय स्थापित किया था। 6 नंबर गलत है, वह विद्वानों का संरक्षक था, तो यह सही है। असत्य कौन सा है? 6 नंबर ऑप्शन। महमूद गावा ने बिद्दर में एक मदरसा अथवा महाविद्यालय की स्थापना की। इस 3 मंजिला भवन में 1000 शिक्षकों विद्यार्थियों के रहने का प्रबंध था, जिन्हें मुफ्त भोजन व वस्त्र भी दिए जाते थे। प्रांतों को 8 भागों में बांटकर प्रांतीय गवर्नर के अधिकारों में कटौती की गई। अब पूरे प्रांत में केवल एक किले को ही प्रत्येक गवर्नर के अधीन रहने दिया। शेष प्रांतीय किलों पर केंद्रीय सरकार अपने सेनानायक नियुक्त करती थी। जागीरदारों के लिए उनकी जागीर की आय के अनुपात में सेनाएं रखना अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी प्रशासन में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बहमनी प्रशासन में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले वकील उस सल्तनत। वकील उस सल्तनत किसे कहा गया? प्रधानमंत्री को। दूसरा है सदर ए जहां। सदर ए जहां जो न्यायिक विभाग के अध्यक्ष को सदर ए जहां कहा जाता था। वजीर ए अशरफ। वजीर ए अशरफ जो विदेश मंत्री होता था। और अमीर ए जुमला जो वित्त मंत्री था। तो डी, सी, बी और ए। 6 नंबर। हसन गंगू 3 अगस्त सन 1347 को सुल्तान अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि के साथ गुलबर्गा के सिंहासन पर बैठा। इस वंश में कुल 18 सुल्तान हुए, जिनका सन 1347 से लेकर 1527 तक 180 वर्ष तक दीर्घकालीन शासन रहा। हसन ने एक दशक से अधिक समय लगभग सन 1347 से 58 तक शासन किया। उसने निरंतर युद्धों के द्वारा पर्याप्त विशाल राज्य का निर्माण किया। उसके उल्लेखनीय विजयों में बिदर, गोवा, दभोल, कोल्हापुर और तेलंगाना का एक भाग सम्मिलित है। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में, जो तरफ कहलाते थे, में विभाजित किया। इन तरफों के मुख्यालय गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर थे। प्रत्येक प्रांत का कार्यभार एक अमीर, जो तरफदार कहलाता था, को दिया गया, जिसको सेवाओं के बदले जागीर दी गई। प्रशासन सामंतवादी सिद्धांतों पर आधारित था। प्रांतीय राज्यपाल स्वयं अपनी सेवाओं का गठन करते थे और आवश्यकता के समय अपनी सेवाएं अर्पित करते थे। हसन के पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह प्रथम ने अपने प्रधान मंत्री सैफुद्दीन गोरी की सहायता से स्वस्थ और कुशल प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी। उसने नागरिक विभागों का सर्जन किया। इनमें प्रत्येक विभाग का एक पृथक मंत्री के अधीन था। प्रधानमंत्री, जो वजीर या वकील के रूप में प्रसिद्ध था, के अतिरिक्त अमीर ए जुमला वित्त मंत्री, वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, सदर ए जहान धार्मिक एवं न्यायिक विभागों का अध्यक्ष थे। नाजिर उप वित्त मंत्री के रूप में कार्य करता था, जबकि पेशवा के रूप में प्रसिद्ध उपमंत्री प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ संबंध था। बड़े नगरों में कोतवाल पुलिस विभाग का अध्यक्ष था और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बहमनी सुल्तान ने अपना उपनाम बलवंत घोषित किया? कौन से बहमनी सुल्तान ने अपना उपनाम बलवंत घोषित किया था? अलाउद्दीन मुजाहिद ने। मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद सुल्तान बनने वाले उसके छोटे बेटे अलाउद्दीन मुजाहिद का उपनाम बलवंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बहमनी सुल्तान ने अकाल या दुर्भिक्ष के दिनों में मालवा व गुजरात से खाद्यान्न आयात करने के लिए 5000 बैलगाड़ियों का प्रयोग किया?
इस बहमनी सुल्तान ने अकाल दुर्भिक्ष के दिनों में मालवा व गुजरात से खाद्यान्न आयात करने के लिए 5,000 बैलगाड़ियों का प्रयोग किया था। मोहम्मद शाह द्वितीय ने मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 97 एक शांति प्रिय व्यक्ति था। उसने विजयनगर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसने मुस्लिम संतों के लिए मस्जिदों और दरगाहों का निर्माण कराया और इस्लाम धर्म में परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया। उसने शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की, विद्वानों को संरक्षण दिया। सुल्तान ने दुर्भिक्ष की अवधि में मालवा और गुजरात से खाद्यान्न आयात करने के उद्देश्य से 5,000 बैलगाड़ियों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना का सही क्रम क्या है। बहमनी राज्य के जो उत्तराधिकारी राज्य थे, जो 5 राज्य बने थे बहमनी राज्य से अलग होकर, इनका स्थापना का क्रम क्या था। सबसे पहले बीजापुर की स्थापना हुई थी। बीजापुर स्वतंत्र हुआ था 1489 में। अहमदनगर 1490 के अंदर। बरार बरार जो 1499 में। गोलकुंडा गोलकुंडा जो 1512 ईस्वी में, और बिदर जो 1527 ईस्वी में। तो ये पांचों जो क्रम वाइज ही लगे हुए हैं। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। सन 1489 में तुर्की कुलीन यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य स्थापित किया। उसके द्वारा स्थापित शासक वंश बीजापुर के आदिल शाही वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जुन्नार के राज्यपाल मलिक अहमद ने सुल्तान निजाम शाह की उपाधि के साथ सन 1490 में बहमनी राज्य से अलग अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसने अपना मुख्यालय नवनिर्मित अहमदनगर में स्थापित कर दिया और अहमदनगर के निजाम शाही शासक वंश की नींव डाली। सन 1499 में उसने दौलताबाद पर विजय प्राप्त की। लगभग 1490 में ही बरार के राज्यपाल फतेह उल्लाह इमद शाह ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इस प्रकार वह बरार के इमाद शाही वंश का संस्थापक बन गया। तेलंगाना के राज्यपाल कुतुब शाह ने सन 1512 में गोलकुंडा मुख्यालय के साथ एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य स्थापित किया। उसके द्वारा स्थापित शासक वंश उसके नाम से कुतुब शाही वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बहमनी राज्य के प्रधानमंत्री अमीर अली वजीर शाह ने सन 1527 में बहमनी राज्य को बिदर में रूपांतरित कर दिया और बहमनी राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था होने के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। कौन से शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था होने के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 बीजापुर का सबसे योग्य सुल्तान था। इसने संगीत से संबंधित ग्रंथ किताब ए नोरस की रचना की। बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने की। इसी वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह 1427 से 56 का मकबरा गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है, जिसे फारसी वास्तुकार यकूत ऑफ डाबुल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसामी ने अपनी कृति फुतुह उस सलातीन किस बहमनी शासक को समर्पित की थी। हसन गंगू को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किस नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने कौन सी नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली थी। भीमा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम काल में अमीरान ए सादा के विद्रोह के बाद 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की गई। बहमनी राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का मुस्लिम साम्राज्य किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ। गोलकुंडा का मुस्लिम साम्राज्य कौन से प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ था। वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बहमनी सुल्तान जिसने अपने पूर्वज बहमन शाह का अनुकरण करते हुए ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और विजयनगर व केरला की राजकुमारियों से विवाह भी किया। वह बहमनी सुल्तान जिसने अपने पूर्वज बहमन शाह का अनुकरण करते हुए ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और विजयनगर व केरला की राजकुमारी से विवाह भी किया था। ताजुद्दीन फिरोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारबोसा लिखता है कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता है।
तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के कि वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू है, रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। उस शासक को चिन्हित कीजिए जिसके शासनकाल में राज्य सहिष्णु था। कृष्णदेव राय, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को अबला बाबा, गरीबों का दोस्त दोस्त और उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान को अबला बाबा, गरीबों का दोस्त और उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? कौन से शासक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? बुका प्रथम ने, बे नंबर। बुका प्रथम 1356 से 77 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य व ब्राह्मणी सल्तनत में तीन मुख्य क्षेत्रों तुंगभद्रा दोआब, कावेरी गोदावरी डेल्टा व कोंकण क्षेत्र को लेकर परस्पर टकराव था। इन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि तथा विदेशी व्यापार के लिए अनेक बंदरगाह थे। बुका के समय में कृष्णा नदी को ब्राह्मणी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। बुका ने अपने पुत्र कंपन की सहायता से मदुरै को विजय किया। कंपन की पत्नी गंगा देवी की पुस्तक मदुरा विजय में इस विजय का विस्तार से वर्णन मिलता है। उसने अपने राज्य को सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक विस्तृत कर दिया। बुका ने विदेशी व्यापार के लिए 1374 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। उसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। बुका प्रथम के दरबार में सायणाचार्य नामक वेदों का महान भाष्यकार था। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाई तथा तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, जो अंत तक विजयनगर राज्य की नीति बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय की अमुक्त मल्यद का शाब्दिक अर्थ क्या है? कृष्णदेवराय की अमुक्त मल्यद ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोतियों की माला, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिंगो पेस ने किस शासक के बारे में कहा? डोमिंगो पेस ने कौन से शासक के बारे में कहा कि वह एक महान शासक, अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति, परंतु एकाएक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता था? कृष्णदेवराय, दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? मध्यकालीन भारत की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम। सबसे पहले नंबर पर है बीजापुर सल्तनत की स्थापना। बीजापुर सल्तनत की स्थापना हुई थी 1489 के अंदर। ओडिशा के गजपति साम्राज्य की स्थापना। ओडिशा के गजपति साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1434 ईस्वी में। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना 1512 में। और गोवा पर पुर्तगाली विजय। गोवा पर पुर्तगाली विजय 1510 में। इसमें सबसे पहले ओडिशा के गजपति राज्य की स्थापना 1434। दूसरे नंबर पर बीजापुर सल्तनत की स्थापना। तीसरे नंबर पर गोवा पर पुर्तगाली विजय जो 1510 की है। और चौथे नंबर पर आएगा गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना 1512। 2, 1, 4 और 3, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह के चार अतराफों प्रांतों में कौन सा नहीं है? बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह के चार जो प्रांत थे, उन चार प्रांतों में बिदर है, बरार है, गुलबर्ग है और अहमदाबाद नहीं है, दौलताबाद है। अहमदाबाद नहीं होगा, दौलताबाद होगा। चार प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और अहमदनगर, बिदर। तो अहमदनगर नहीं होगा, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यात्रियों में से किसने उल्लेख किया है? निम्नलिखित यात्रियों में से किसने उल्लेख किया है कि विजयनगर में मल्ल युद्ध करने वाली, ज्योतिष विद्या जानने वाली और भविष्यवाणी करने वाली स्त्रियां रहती थी? तो यह उल्लेख किया है नुनीज ने, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में हूण या पेगोड़ा क्या था? विजयनगर साम्राज्य में हूण या पेगोड़ा क्या था? तो यह एक सिक्का था। विजयनगर साम्राज्य में हूण या पेगोड़ा नामक सोने के सिक्के का चलन था। इसका वास्तविक नाम वाराह था, जिसने यूरोपीय यात्री पेगोड़ा तथा मुस्लिम लेखक हूण से संबोधित करते थे। सोने के छोटे सिक्के प्रताप या फणन कहलाते थे। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। तांबे के सिक्के कासू या कस या पण कहलाते थे। कस को डोडो और फुलुस भी बोला जाता था। पुराने फणम केवल सोने के बने होते थे। बाद में चांदी का भी फणम प्रचलन में आ गया। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक
जिसने 1443 में देवराज द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा की थी, के अनुसार एक वरहा बराबर 2 प्रताप, एक प्रताप बराबर 10 फणम, एक फणम बराबर 6 तार और एक वरहा बराबर 120 तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने विजयनगर राज्य को सामंती बताया था और इसकी तुलना यूरोपीय सामंतवाद से की थी? कौन से इतिहासकार ने विजयनगर राज्य को सामंती बताया और इसकी तुलना यूरोपीय सामंतवाद से की थी? टीवी महालिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री महमूद गवा के काल में विदेशी यात्री जो राजधानी बिदर पहुंचा। बहमनी राज्य के सुल्तान महमूद शाह के प्रधानमंत्री महमूद गवा के काल में विदेशी यात्री जो राजधानी बिदर पहुंचा था वह था एथनासियस निकितन। द नंबर ऑप्शन। तो यह था आज का हमारा 9 नंबर चैप्टर, जिसमें प्रांतीय राज्य, दो प्रांतीय साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अब विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। कल की क्लास में हम अन्य जो प्रांतीय राज्य थे, कश्मीर, मालवा, बंगाल, उड़ीसा, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास भी आप जरूर देखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।